बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बात करना चाहूँगा जनाब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसका टाइटल था जनाब पाकिस्तान बुलवर्क अगेंस्ट टेररिज्म। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जो कि बड़े एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था और प्रॉबेबली लोगों की नज़र इस तरफ नहीं गई। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे आए, उन्होंने यहाँ पे तकारीर की और यहाँ पे अपनी इनपुट भी दी एंड इट वाज अ बिग टाइम इवेंट एंड इसकी तरफ आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इसमें अमेरिकन स्कॉलर्स भी मौजूद थे, चाइनीज़ स्कॉलर्स भी मौजूद थे और इसके अंदर हमारे अपने लोग भी मौजूद थे यहाँ पे जिन्होंने अपनी इनपुट दी, यानी कि पाकिस्तान के भी स्कॉलर्स मौजूद थे जिन्होंने अपनी इनपुट दी और उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड वन एंड नंबर टू व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन इन मिडल ईस्ट। सो उस पर भी उन्होंने यहाँ पे अपनी इनपुट दी और उस पर भी फोकस रखा। अच्छा, ये सिर्फ इंटरनेशनली अगर मैं कहूँ कि जनाब इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा, अभी जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ 4 दिन का, जिसको मैं 3 घंटे 45 मिनट का कॉन्फ्लिक्ट कहता हूँ, वो इंडिया और पाकिस्तान का हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद इंडिया की क्या सिचुएशन है, मोदी की क्या सिचुएशन है और मिलिटरली हमने इंडिया को कैसे शिकस्त दी और उसके बाद डिप्लोमेटिकली भी हमने इंडिया को बड़ी बुरी तरह शिकस्त दी, क्योंकि उसका जो मुद्दा था, जो वो सेल कर रहा था पिछली कई दहाइयों से इंटरनेशनली, यानी कि वेस्ट को इंडिया जो अपना मुद्दा सेल कर रहा था कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा और इंडिया ही टेररिज्म कर रहा है और हम कई मरतबा बताते भी रहे इस चीज़ को, लेकिन उसको हमारी एक्सेप्टेंस इंटरनेशनली एज सच नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मिलिटरीली जब हमने उसको बीट किया इंडिया को, तो फिर ऑल द आइज़ वर ऑन पाकिस्तान और फिर हमने डिप्लोमेटिकली जब अपना केस लड़ा तो उसको पूरी दुनिया ने बाय किया, उसको सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जनाब जो दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है मुल्क, वो पाकिस्तान है और इंडिया जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। सो एक बात तो ये हो गई। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ईरान का जब होता है इशू, ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स होती हैं, अमेरिका ईरान पे स्ट्राइक्स करता है, इजराइल ईरान पे स्ट्राइक्स करता है और जनाब शुरू में ये समझा जाता है कि ईरान का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कई दहाइयों पीछे चला गया है, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है कुछ साल पीछे ज़रूर चला गया है लेकिन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पता चला है जनाब इजराइल को और अमेरिका को कि बैटल असेसमेंट जो होती है, उसके बाद जो बैटल असेसमेंट रिपोर्ट बनती है कि जनाब कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये कितनी डिस्ट्रॉय किया है उन्होंने ईरान का प्रोग्राम, कितना नहीं किया है, जब असेसमेंट आई है वहाँ पे बैटल असेसमेंट जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कुछ साल पीछे चला गया है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका ने कहा है कि इफ़ नीडेड तो वो दे विल स्ट्राइक बैक अगेन, दे विल स्ट्राइक बैक ऑन ईरान अगेन, और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, सो वो उसको दोबारा हिट कर सकता है। अमेरिका और इजराइल कैन हिट द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑफ ईरान वंस अगेन। सो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो सकता है, क्योंकि उसको भी मिडल ईस्ट में अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट में एक इशू सिचुएशन बनने जा रही थी, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये सीज़ फायर जो है ये हुआ और ट्रम्प सेज दैट ही मेड इट पॉसिबल दैट इजराइल एंड ईरान स्टेड बैक फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट और दे फिनिश्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट फॉर द टाइमिंग, या इस तरह कह लें आप। लेकिन वो उसमें ट्रम्प कहते हैं कि जनाब वो क्रेडिट लेते हैं कि जनाब इसको कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने किसी हद तक रोक लिया, जिस तरह वो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रम्प स्टॉप्ड इंडिया एंड पाकिस्तान war because they were like two nuclear states and they were head on, and Trump made it possible that this conflict stops. Now अगर दोबारा हमला होता है ईरान पे तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, मिडिल ईस्ट में क्या सिचुएशन होगी, मिडिल ईस्ट पूरे में क्या सिचुएशन बनती है, नंबर 1। नंबर 2, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ जो इस्लामाबाद में हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्पीच की, उसमें कहा गया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी अच्छी स्पीच की क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं
और जो स्पीच थी उनकी दैट वाज टू गुड एंड उसमें उन्होंने एक ऑफ़र दी, उन्होंने जो ऑफ़र दी वो ज़रा सुन लीजिए। इंडिया को ऑफ़र दी थी उन्होंने कहा जनाब जितने कोर इश्यूज़ हैं वो हम बैठ के वी कैन सिट अक्रॉस द टेबल एंड सॉर्ट आउट दो इश्यूज़ प्रोवाइडेड इंडिया गोज़ फॉर इट। ऑब्वियसली दोनों पार्टी राज़ी होंगी तो जाके मुज़ाकरात होंगे ना। सो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो ऑफ़र दी है वो ज़रा सुन लीजिए। Pursue peace with Pakistan. Sit with us. Talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water and build instead a peace as mighty as the Himalayas. Let us return to our shared traditions grounded not in hatred, but in the ancient soil of the Indus Valley civilization. It is not weakness to extend a hand, it is wisdom. इसमें मैं बात करना चाहूँगा जनाब, मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूँ आपसे। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थी, शी वाज वन ऑफ द स्पीकर्स, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। अली सरवर नकवी साहब से भी बात करना चाहूँगा जो कि एम्बेसडर रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, और यहाँ पे मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि अगर देखा जाए और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि अली सरवर नकवी साहब जनाब IAEA में भी रह चुके हैं और IAEA के बारे में भी बात की जाती रही है। ईरान कह रहा है कि विल स्टे अवे फ्रॉम IAEA। उससे पहले वो ये भी कह चुका है ईरान के NPT से भी परे रहना चाहता है क्योंकि NPT ने उसको हेल्प आउट नहीं किया जब उस पर स्ट्राइक्स हो रही थी, इजरायली स्ट्राइक्स हो रही थी। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर हुमा बकाई साहबा। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, एक इपरी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आपने शिरकत भी की और उसमें टाइटल था जनाब पाकिस्तान बुलवर्क अगेंस्ट टेररिज्म। उसमें पाकिस्तान की जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो कोशिशें उसको उजागर किया गया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच की। उन्होंने मेरे ख्याल में ऑफ़र भी की वहाँ पे इंडिया को कि जितने कोर इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान जो है उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। मेरे ख्याल में दे शुड सिट अक्रॉस द टेबल, वी शुड सिट अक्रॉस द टेबल और बैठ के हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। तो आप भी उसमें स्पीकर थी, सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो बड़ी अच्छी तकरीर कर दी, लेकिन वो इंडिया इस चीज़ को मानेगा भी या नहीं? नहीं, देखिए इंडिया तो इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान एक विनिंग स्ट्रीक पर है, हाँ। इसी तरह इंडिया को एक के बाद एक हर जगह शर्मिंदगी भी है और उसको बैकफुट पे जाना पड़ा है। हद तक कि मैं आपसे गुजारिश करूं, वो जो कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स भी थे जिन्होंने वहाँ बात की। US से रिप्रेजेंटेशन थी, चाइना से थी, UK से थी, और तकरीबन जो हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ है टेररिज्म के हवाले से वो वैलिडेट हुआ। लेकिन जो क्वाड में अभी हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वाड 4 मुल्कों की अलायंस है, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, और ये बनी थी चाइना के ख़िलाफ़ बिलखुसूस। वहाँ इंडिया ने बहुत कोशिश की कि जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ था उसको ना सिर्फ ये कि क्रिटिसाइज़ किया जाए, बिल्कुल हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, टेररिज्म का वाक़या है, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इसमें पाकिस्तान का नाम लिया जाए, तो उसमें वो बिल्कुल नाकाम हुए। जो उनका बयानिया आया, कम्युनिके आया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसकी टेररिज्म की मज़म्मत की, वो हम भी बिल्कुल करते हैं। इसी तरह SCO में उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो वहाँ का कम्युनिके आए उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जाए, और जब पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया बल्कि इंडिया को रेफरेंस किया गया जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से, तो फिर ज़ाहिर है कि इंडिया ने साइन करने से इनकार किया। तो ये तो जो हमारा मौक़िफ़ है वो वैलिडेट हो रहा है। इस पूरे सूरत हाल में एक बहुत क्रिटिकल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होना, और फिर जैसे कि आपने इशारा किया, बिलावल भुट्टो साहब की इनॉग्रल स्पीच थी, चीफ गेस्ट थे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने एक बहुत बैलेंस स्पीच की। उन्होंने पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनकी तरफ भी इशारा किया, जे किस तरह पाकिस्तान समझिए एक डबल एज स्वॉर्ड थी। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ रहे थे और हमें दहशतगर्दी के लिए मुदर इल्ज़ाम भी ठहराया जा रहा था। तो इंडिया ने एक फॉग क्रिएट की हुई है पूरे टेररिज्म के नैरेटिव के अराउंड, जहाँ वो हर वक्त पाकिस्तान पे फिंगर पॉइंटिंग करता है। मेरा ख्याल है कि वो डीमिस्टिफाई हो गया, ना सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस से बट ओवरऑल जो हमारा फॉरेन पॉलिसी फुटवर्क रहा बिलखसूस इस पहलगाम वाक़ये के बाद।
और जो इंडिया ने अनप्रोवोक्ड वायलेंस किया, एग्रेशन किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसके बाद तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंटरनली भी वैलिडेट हुआ है और एक्सटर्नली भी वैलिडेट हुआ है। और इस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस इप्री की बहुत टाइमली थी। इंटरनली भी बहुत क्रिटिकल लोग उसका हिस्सा थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, जो लोग फैटफ पे काम करते हैं वो, और एक्सटर्नली भी हमारे पास जो जिन लोगों की बात वैल्यू होती है। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो, जो हमारे चाइनीज़ पार्टिसिपेंट थे और जो अमेरिका से पार्टिसिपेंट्स थे, ही वाज एन एकेडमिशियन, और जो चाइना से थे वो भी एक रिसर्च सेंटर से उनका ताल्लुक़ था। तो जो अमेरिकन थे उनका तो मौक़िफ़ बहुत ही समझे ऑफ द लाइन था, और तकरीबन हमें ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। बल्कि हमने कहा कि आप तो हमारे एम्बेसडर हैं, बट वो एकेडमिशियन थे और उन्होंने बिल्कुल सीधी बात की। मैंने उनसे सवाल किया कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका अमेरिका में ये सोच है, क्योंकि उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि अमेरिका से बिलखुसूस अफ़गानिस्तान में ऐसी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान आज टेररिज्म का शिकार है। तो उन्होंने कहा कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं, और उनका वो गलती थी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर टैक्स पेयर के, और कुछ हासिल नहीं हुआ। और फिर जाहिर है सवाल उठा, इज़राइल ने जो ईरान पे हमला किया वो कितना अनप्रोवोक्ड था, फिर जो अमेरिका उसका हिस्सा बना, उससे जो न्यू नॉर्मल दुनिया में क्रिएट हो रहा है। जो पूरी टेररिज्म की अब डिबेट है वो सिर्फ टेररिज्म टू विक्टिमाइज नहीं है, अब स्टेट टेररिज्म की भी बात हो रही है। इंडिया जो कनाडा में करता है, जो कश्मीरियों के साथ करता है, जो मुसलमानों के साथ करता है, उस हवाले से भी बात हो रही है। तो आई थिंक द डिबेट इज़ एक्सपेंडेड, और पाकिस्तान ने भी बहुत उम्दा तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान किया है। ये जो डेलीगेट्स को लेके गए थे बिलावल भुट्टो जरदारी, एंड मतलब सारे मुल्कों में गए, वहाँ पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया उन्होंने, उसमें आपके ख्याल में ठीक है, अगर हम देखें उसको तो उसमें काफ़ी सक्सेस स्टोरी है, उसमें पूरी सक्सेस स्टोरी लिखी जा सकती है। डिप्लोमेटिकली हमने फ्रंट, जो गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक फ्रंट था पाकिस्तान का, उसमें हमने बहुत गेन किया है उसमें। इससे आइसोलेट हुआ इंडिया किसी हद तक, कहा जा सकता है? देखिए, इंडिया आइसोलेट, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। इंडिया के अंदर से जो कमेंटेटर्स हैं, जो सीरियस पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कह रहे हैं इंडिया इस वक्त डिप्लोमेटिकली इंतहाई आइसोलेटेड है। खित्ते में भी उसकी एरोगेंस का नतीजा ये, और इंडिया एक गेम खेलता था जिसको हम हार्ड हेजिंग करते थे। मतलब है तो वेस्ट के साथ, लेकिन वो अपना काम चलाएगा ईरान के साथ भी, और अपना काम चलाएगा मॉस्को के साथ भी। वहाँ अब इंडिया का 360 डिग्री एक्सपोजर है। तो लोगों ने अब इंडिया को पुश बैक दिया, और इंडिया को इस बात का अब एहसास है। और देखिए, जो हमारे यहाँ से तो कल चंद लोग गए थे, इंडिया से कोई 53 लोगों का डेलीगेशन था। क्या शशि थरूर के, शशि तो मेरे ख्याल में ही वाज हैविंग अ बॉल ओवर देयर, वो तो ही वाज लाइक यू नो इको। इंडिया का मेरा ख्याल है लेटली मोदी के अंदर ये मसला है, वो एक इको चैम्बर में फंस गए। अपनी ही आवाज़ सुनकर, वो अपनी ही तारीफ सुन के समझते हैं ये ग्लोबल व्यू है। और साइमल्टेनियसली कई सालों से पाकिस्तान ने सिस्टमैटिकली मेथड के साथ एविडेंस जमा की और दुनिया के सामने रखी। तो अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उन्होंने, और इवन ख्वाजा आसिफ साहब ने बलूचिस्तान पर, और उन्होंने जो टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान की अपनी काविशें, उसका टेंजिबल एविडेंस उन्होंने लोगों के सामने रखा, और कोई 400-450 ऐसे ऑपरेशंस की तरफ इशारा किया जिनके पीछे इंडिया था, और उसकी उन्होंने बिल्कुल साफ समझे सबूत दिए, KPK में भी, बलूचिस्तान में भी। तो अब जब हम कहते हैं कि जी BLA जो है उसका एक फैक्शन एक्सप्लॉइट करता है इंडिया, और उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, तो हम उसकी एविडेंस भी देते हैं। इसी तरह जब हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं, जिसको इंडिया एक्सप्लॉइट करता है, हम उसकी एविडेंस भी देते हैं। ऑन द अदर हैंड, इंडिया एक मोमेंटम पे चलना चाह रहा है कि वो जो उसने मोमेंटम सालों से बिल्ड किया हुआ था कि जी पाकिस्तान टेररिज्म करता है, विद नो एविडेंस ऑन द ग्राउंड। पहलगाम में भी यही हुआ। पाकिस्तान ने तो सबसे पहले ये कहा कि भाई हम आपके साथ मिलके मालूम करते किसने किया, और इसकी मजम्मत भी करते। बट टू डेट, एज आई स्पीक टू यू नाउ, एज आई स्पीक टू यू टुडे, बताइए वो कौन लोग हैं जिन्होंने पहलगाम का वाक़या किया और उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक स्टैब्लिश हुआ? तो इंडिया इज लूजिंग ऑन टेंजिबल ग्राउंड एंड पाकिस्तान इज गेनिंग ऑन बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दे हैव डन। और ये हम पहले भी करते थे। शर्मुल शेख में मनमोहन सिंह ये मान के गए थे कि बलूचिस्तान में इंडिया जो है
वो शरारत करता है, वापस जाके जाहिर है वो पीछे हट गया अपने मौक़िफ़ से। तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ ऑन अ विनिंग स्ट्रीक और हमें इसी तौर मज़ीद काम करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड द टॉक्स विद इंडिया इज़ ऑन द टेबल बट इट टेक्स टू टू टैंगो। But I don't think so India is going to go for it. देखिए Especially at this particular मैंने बहुत time. कम अरसे थोड़ा मेरी फॉरेन ऑफिस के साथ भी एसोसिएशन रही है, तो वहाँ पे एक फॉरगोन कंक्लूजन है कि शायद जो मोदी की हुकूमत है वहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं आ सकता और ये बात हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो जाती है क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासी बका के लिए पाकिस्तान से नफ़रत, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, पाकिस्तान की बोगी क्रिएट करना, तो वो तो फिर बातचीत की टेबल पे उनको सूट नहीं करता ना। So that means कि वो टेबल पे नहीं आएगा, he will not sit across the I table. don't see it happening, but I also always say this कि जी इंडिया मोदी से बहुत बड़ा है और इंडिया को इस बात को अब समझना चाहिए कि मोदी शायद उनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। इंडिया इज़ ऑन अ स्लिपरी स्लोप, उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एट स्टेक है, उसका सेक्युलरिज्म एट स्टेक है, उसकी डेमोक्रेसी जो है वो एट स्टेक है। तो मेरा तो फेवरेट जुमला है जी कि इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी डॉक्टर उमा बकाई साहिबा। और एक ब्रेक की तरफ चलूँगा जनाब, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मेरे साथ मौजूद होंगे अली सरवर नकवी साहब और जो कि IAEA भी रह चुके हैं, एम्बेसडर भी रह चुके हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद। अली सरवर नकवी साहब एम्बेसडर रह चुके हैं जनाब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद। कैसे हैं नकवी साहब, आप खैरियत से हैं? ये अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू नकवी साहब। नकवी साहब मुझे एक बात बताइए, ये एक यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है और पाकिस्तान बुलवर्क अगेंस्ट टेररिज्म उसका टॉपिक है और पाकिस्तान जो टेररिज्म के अगेंस्ट जितनी यहाँ पे अपना केस प्लीड कर रहा है कि पाकिस्तान इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म और वो टेररिज्म जो है 90% जो टेररिज्म है वो इंडिया की जानिब से होता है पाकिस्तान के अंदर और उसमें डिफरेंट शेप्स हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन देन अगेन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पे एक स्पीच करते हैं और वो कहते हैं जनाब कि इंडिया को कहते हैं कि आप बैठे, लेट्स सिट अक्रॉस द टेबल और जितनी यहाँ पे इश्यूज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जितने इश्यूज़ हैं, जितने कोर इश्यूज़ हैं, उन सब को बैठ के डिस्कस करके उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इस बात का कोई इम्पैक्ट होगा मोदी पे? क्योंकि इशू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया इज़ नॉट द इशू। इंडिया के अवाम जो हैं वो चाहते हैं कि जो इश्यूज़ हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वो सॉर्ट आउट हों, लेकिन इशू सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट है, मोदी है। सो इसके होते हुए बिलावल भुट्टो की ये ऑफ़र करना उनको, क्या वो इसको बाय करेगा मोदी या नहीं? एक तरफ तो वो हमारे ऊपर लेबल लगाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। तो इट्स ए डबल प्रॉन्ग्ड अप्रोच विच इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इसके वजह से पाकिस्तान पे हर किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब भारत की तरफ से, बाकी दुनिया उसको नहीं कबूल करती है। बाकी दुनिया जानती है कि हकीकत क्या है और भारत खुद पकड़ा गया है कनाडा में और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में कि उसने दहशतगर्दी को वहाँ पे फरोग दिया। कनाडा में एक सिख शहरी को उसने कत्ल करवा दिया, फिर अमेरिका में कत्ल करवाने लगा था जबकि पकड़ा गया। तो भारत की एक्टिविटीज पूरी तरह फेल भी हुई हैं और दूसरे ये वो सारी दुनिया में ये दहशतगर्दी फैला रहा है। तो ये बड़ी अजब बात है कि एक तो खुद कर रहा है और दूसरे पाकिस्तान को बदनाम भी करना चाहता है। और पाकिस्तान को जो बदनाम करने की कोशिश है वो बिल्कुल नाकाम हुई है, बिल्कुल फेल हो गई है। अभी मोदी जो है वो एक इशू में है, उसके लिए बन गया है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। उसकी एक्सेप्टेंस जो है, क्योंकि वो लेबल कर रहा है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, उसको लेबल किया जाता है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इंडिया जो है वो सफ़र कर रहा है मोदी से। सो आपको मैं थोड़ा सा अगर इंटरनली ये लेके चलूँ मैं,
तो क्या आपके ख्याल में इस वक्त जो इस इंटरनल हीट फेस करनी पड़ रही है मोदी को, उससे कोई मोदी को चेंज किया जाएगा? बीजेपी उसको चेंज करना चाहेगी, उसकी जगह कोई और कैंडिडेट लाना चाहेगी, या फॉर दैट मैटर कांग्रेस के अंदर इतनी सख्त है कि वो आ जाए उसको रिप्लेस कर ले बीजेपी को? जी देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है, और ये इस पे गौर करने की जरूरत है कि आया ये सारी उसकी कोशिशें और साजिशें कामयाब होंगी कि नहीं। मैं समझता हूं कि नहीं होंगी। मोदी की सारी ये साजिशें जो हैं, ये बिल्कुल फेल हो रही हैं, और ये मेरा ख्याल है कि दुनिया इसकी सारी हरकतों से काफी अच्छी तरह सब आशना हो गई है। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई उसको कामयाबी इस सिलसिले में होगी। लेकिन जहां तक बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर की बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन आया मोदी पे कोई उसका असर होगा या नहीं, ये मैं नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि मोदी जो है वो ये दहशतगर्दी के मामले को छोड़ेगा। वो उस पे लगा हुआ है, पाकिस्तान को बदनाम करने पे तुला हुआ है, और वो जब तक उसको इस रवैये से अपने अंदरून मुल्क उसको जब तक सपोर्ट मिल रही है, वो उसको कायम रखेगा। तो आपके मैं अगर जो आपकी बात समझा हूँ, अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैंने जो पूछा था आपसे कि इंटरनल जो हीट फेस कर रहा है मोदी, उसकी जगह बीजेपी को नया कैंडिडेट पिच कर सकती है उसके अगेंस्ट, या फॉर दैट मैटर कांग्रेस जो है उसको रिप्लेस कर सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि उसको एज सच वहाँ पे रिप्लेसमेंट उसकी भी नहीं होगी बीजेपी के थ्रू भी, और कांग्रेस के अंदर शायद इतनी सख्त नहीं है कि वो पावर गेन कर सके। ये मैं ऐसे समझूँ आपकी बात को? जी बिल्कुल। और ये वजह क्या है कि मोदी के खिलाफ पहली बार वो अब वहां पे उसकी तनकीद भी हो रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस के लीडर्स भी बोलने लगे हैं, और लोकसभा में भी। लेकिन फिर भी वो चेंज नहीं हो सकता, ये आप कह रहे हैं? लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि उसको ये सूट करता है। वो अगर पाकिस्तान से उसको तो सूट करता है नकवी साहब, उसको तो सूट करता है, लेकिन क्या पूरे हिंदुस्तान को ये सूट करता है मोदी? मैं समझता हूं कि मोदी का जो आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है, वो जो वहाँ की हिंदू अक्सरियत है, खास तौर पे जो शुमाली भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में जो हिंदू बेल्ट कहलाता है, वो उसमें इसको सपोर्ट इस मामले में है। पाकिस्तान से अदावत में उसको सपोर्ट मिलती है। यू मीन टू से कि जनाब पाकिस्तान बैशिंग जो है इलेक्शंस में, इलेक्शन कैंपेन्स हो या मोदी हो, पाकिस्तान बैशिंग वहाँ पे सूट कर रही है उनको? जी बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा। ज़रा नकवी साहब मुझे ज़रा बताइएगा आप ज़रा कि देखें IAEA से वो कहता है जनाब कि वहाँ पे उनके जो भी ऑब्जर्वर्स आएंगे या आके वहाँ पे इंस्पेक्टर्स आएंगे, वो आके इंस्पेक्ट करना चाहेंगे, तो ईरान का कंसर्न ये है कि जनाब मैं उनके साथ ताउन नहीं करूँगा, ठीक है, मैं उनको जनाब बिल्कुल एक्सेस नहीं दूँगा। अच्छा, इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं बकौल ईरानियंस के जो कि कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हैं, ठीक है, उनके बकौल के वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि IAEA के मेंबर्स नहीं होते, या फॉर दैट मैटर उनके एम्प्लॉयज़ नहीं होते, या उनके इंस्पेक्टर्स नहीं होते हैं। चले, ये तो बात होगी, लेकिन अभी अपने आप को पीछे रख रहा है NPT। यस, NPT से भी वो जनाब क्या समझता है ईरान के NPT जो है उसने इस सारी स्ट्राइक्स जो हुई उस पर ईरान के ऊपर, उसने NPT ने उसको हेल्प आउट नहीं किया, उसको बेल आउट नहीं किया, उसके लिए को खड़ा नहीं हुआ NPT। सो वो वहाँ से भी पीछे हटना। सो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, पूछ ये रहा हूँ, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि जनाब उसका IAEA कह रहा है कि जनाब उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है, यही इसी किस्म की बात अमेरिका भी कह रहा है कि जनाब वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ साल पीछे चला गया है, ठीक है, चलें उसको अपनी जगह रख लें, ठीक, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मज़ीद सैंक्शंस लगेंगी उस पर, ईरान पे मज़ीद उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, मज़ीद हीट फेस करनी पड़ेगी, और इस सारी चीज़ों को अगर आप सामने रखें
तो अगर वो कुछ साल पीछे चला गया उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, तो फिर वहाँ पे कोई रिजीम जो है वो चेंज होती हुई नज़र आती है आपको, या उसको भी बैकड्रॉप पे छोड़ दिया गया है, मतलब कि वेस्ट ने या इजराइल ने या अमेरिका ने, कि जनाब वहाँ पे रिजीम चेंज अभी ना की जाए क्योंकि उसके भी वजूहात हैं। जैसे हमने दूसरे ममालिक में देखा, दूसरे ममालिक में अगर रिजीम चेंज होती हैं, जैसे इराक़ में चेंज हुई और किसी और जगह पे चेंज हुई, तो उसका एक फॉल बैक होता है। सीरिया में उसका एक फॉल बैक होता है। उसका फॉल बैक ये होता है कि फिर उसको ज़रा थोड़ा सा मैनेज करना उस मुल्क को, ठीक है वेस्ट के लिए तो आसान होता है, लेकिन देन अगेन वहाँ पे इंटरनल जो इश्यूज क्रॉप अप कर जाते हैं उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर मद्देनज़र रखी जाए तो सैंक्शन मज़ीद लगेंगी ईरान पे, या फॉर दैट मैटर रिजीम चेंज भी नहीं होगा, या क्या? हाउ शुड वी गो अबाउट इट, हाउ शुड वी टेक इट इन द डेज टू कम? उसको कैसे हम या लें? इसको अगर एनालाइज किया जाए, देखिए अव्वल तो ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट डिस्ट्रक्शन उसकी नहीं हुई है। उसको अभी भी उसके पास ये सलाहियत है कि वो यूरेनियम को एनरिच करे। उसके पास सेंट्रीफ्यूजेस हैं जिसमें वो यूरेनियम की एनरिचमेंट होती है, और वो उसको, अगर उसके पास 10,000 सेंट्रीफ्यूजेस थे जिसमें से 2,000 या 3,000 तबाह हो गए हैं, तो फिर भी 7-8 हजार उनके पास अभी भी मौजूद हैं, और वो 2-3 हजार और बना भी सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूजेस मौजूद हैं और एनरिचमेंट नो हाउ उनके पास है, उसका इल्म है कैसे करने का। तो वो प्रोग्राम उनका बरकरार है। एक नंबर 2, चूंकि प्रोग्राम बरकरार है, मगरबी ममालिक उसको मजीद 2 चीजें कर सकते हैं। आप सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, मगर उससे बढ़ के सदर ट्रंप ने कहा है कि हम फिर से उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा करता है तो और डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो ये एक अनएंडिंग गेम चलेगा। इसमें ईरान पुरअज़्म और खुददार मुल्क है और वो उस पे स्टैंड लेगा। नकवी साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब इसमें अगर दोबारा स्ट्राइक की जाती है ईरान के ऊपर, तो उसके कितने चांसेस हैं कि जनाब वो फिर जितने भी वहाँ पे लेट्स पुट इट दिस वे कि जितने वहाँ पे इनरिचमेंट का प्रोसेस है वो मज़ीद रुक जाएगा या और पीछे चला जाएगा, या हाउ विल बी गेज इट जी? फिर हम IAEA की ऑब्जर्वेशन पे चलेंगे कि जनाब वो क्या कहता है, कितनी डैमेज हुआ है कितना नहीं? देखिए ना, ईरान की अब जो पोजीशन है, उसने IAEA से ताउन खत्म कर दिया है। तो क्या मतलब है कि जितने IAEA के कैमराज लगे हुए थे इनके मुख्तलिफ तनसीबात में, नातांज में, फर्दू में, इस्फहान में, तो वो सारे कैमराज उन्होंने उसके कनेक्शंस काट दिए। दूसरे, वो IAEA के इंस्पेक्टर्स को नहीं जाने दे रहे, इसलिए किसी को नहीं पता है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की क्या पोजीशन है। अब अगर फिर से बमबारी हुई या सैंक्शंस लगे, तो बमबारी के केस में तो वो जाहिर है कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और मजबूत कर रखी है। वो मिसाइल्स भी चला सकते हैं, उनको चीन से भी मदद मिलती है, तो ये आसान नहीं होगा। और जहाँ तक सैंक्शंस का सवाल है, ईरान ने तो सैंक्शंस बहुत साल बर्दाश्त किया है, साल हर साल सैंक्शंस के तहत रहा है, तो वो भी ईरान कर लेगा मैनेज। तो ये, और रिजीम चेंज जो है ना, वो राना साहब, मैं नहीं समझता कि ईरान की रिजीम बदलेगी, क्योंकि ईरान में नतीजा क्या हुआ है कि जब उसके ऊपर हमला हुआ इजराइल का और फिर अमेरिका का, तो वहां पे फिर से इत्तेहाद पैदा हो गया है, कोहेसिव हो गए। उनके मुल्क में जाहिर है लोग बहुत उसके खिलाफ रिजीम के हैं, लेकिन तनकीद और क्रिटिसिज्म वगैरह वो चल रही होती है, लेकिन रिजीम नहीं बदलेगी। मैं नहीं समझता कि रिजीम बदल सकेगी। और रिजीम का एक दूसरा पहलू भी है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये जो रजा शाह पहलवी का बेटा है, ये बेचारा इनएक्सपीरियंस्ड, बगैर किसी तजुर्बे के यंग आदमी है, ये ना इसकी कोई पब्लिक फॉलोइंग है, तो
तो ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ईरान में कोई रिजीम चेंज होगा, और अगर अमेरिका ने बमबारी करके तबाही मचा के कोशिश भी की तो मैं नहीं समझता कि वो कामयाब होगी। My last question. My question is that if America strikes back again on Iran, ठीक है, and America and Israel know this thing. They know this thing that they have not been able to destroy the nuclear program. They have been able to like push it back a few years, लेकिन उसको completely destroy नहीं कर सके, तो and they strike back again, ठीक है. So उसमें अगर आप ये जहन में रखें, you should keep this thing in mind, नकवी साहब, कि Iran has issues, internal issues, and the issues are that there are moles within Iranian army, Iranian political जो circles हैं उसके अंदर भी, and they have like security breach कई मरतबा हो चुकी है ईरान में. There may so many times the security breaches have occurred in Iran. So they are weak. Iran is weak. So keeping in mind that Iran is weak internally, so how will they be able to like protect themselves? So if America goes for a strike again, it's going to be an issue for Iranians. Don't you think so? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि ईरान की सिक्योरिटी लैप्सेस बहुत सामने आई हैं। और देखिए ना, शुरू से उनके यहाँ पहले स्टक्सनेट वो साइबर अटैक हुआ, उसमें ईरान के प्रोग्राम पे बड़ा असर पड़ा, वो बहुत पीछे हट गया, चला गया। उसके बाद वो साइंटिस्ट मारे गए, तो एक साइंटिस्ट गाड़ी में उसको बम पड़ा, उसके ऊपर वो बम फट गया। और फिर हाल में वो इस्माइल हानिया का कत्ल, जो कि टारगेटेड किलिंग थी, एक घर में जिसमें वो रह रहा था वहां पे बम पड़ा, गिरा। अच्छा, फिर कासिम सुलेमानी का कत्ल, और फिर अभी हाल में जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो उसमें भी जो मुख्तलिफ जगहों पे अमेरिका ने बमबारी की, वो भी सारे लोकेशंस किसी ने उनको इंफॉर्मेशन दी होगी। Naqvi Saab, to be very honest, the reality check is that the Israelis had been like striking they have been making very precise strikes. So that means that and in those strikes, when the Israelis went for the strikes, those strikes were number one very precise, and there was like minimum collateral damage. So that means that their intel was too good. The Israeli intel was too good. So that means that there were moles inside Iranian circles. और इसमें राणा साहब एक और पहलू ये है कि इसमें बहुत से भारतीय शहरी मुलविस हैं, और ये सिक्योरिटी ब्रीच जो हुई है उसमें इंफॉर्मेशन बहुत से इंडियंस ने जो ईरान में रहते हैं उन्होंने इजराइल को भी प्रोवाइड किया है, इजराइल ने अमेरिका को प्रोवाइड किया। तो मैं समझता हूँ कि एक तो भारत से ईरान अब बहुत मुतनब्बा हो गया है, जो केयरफुल हो गया है। They realize that Indians are playing a very double game and a very wrong conduct. Well, Naqvi Saab, to be very honest, the damage has been done. ठीक है? So the Indians did play a role. There is no doubt about that. But then again, the damage has been done. The nuclear program has been pushed back. Iranian nuclear program has been pushed back. So there is no doubt about that. But then again, if there are moles within Iranian circles in the military, there are moles in the political circles in Iran, and if there are moles within, like I would say, the ministries also, and there in the power corridors also in Iran. So I personally think it's a weak situation for Iran, and it's a situation for Iran. So they have to like look into those things first, and if America strikes back again, it's going to be a serious issue for Iran, because Iran is weak. जी हाँ, वो सही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा
आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन साथ साथ ईरान का जो इतना उसके ऊपर हमला और उसकी खिलाफ जो साजिशें हैं, उसके नतीजे में ईरान मुमकिन है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने पे आ जाए, और वो स्टेप भी ले ले जो उसने आज तक अभी तक नहीं लिया था। तो दे माइट ड्राइव ईरान टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, अच्छा, एंड अच्छा। दैट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर द रीजन एज वेल एज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। So how is चलें region तो अब let's talk about Middle East, one liner. It's going to be a situation for Middle East or it's going to be a situation for the entire world if Iran goes for a nuclear weapon. जी, situation for the Middle East, of course, Middle East will feel the danger, the threat of Iran, and for the world, I said, because the nuclear use of nuclear weapons, वो एक न्यूक्लियर क्लाउड क्रिएट कर देता है जी हाँ। पूरे दुनिया पे, जी हाँ। पूरे ग्लोब पे, जी हाँ। तो उसका न्यूक्लियर विंटर आ जाता है, तो वो बड़ा खतरनाक समय है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नकवी साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जाते जाते सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ईरान ने अपने आप को IAEA से भी परे रखने का यहाँ पे वार्न कर दिया है सारी दुनिया को। NPT से वो ऑलरेडी वो कह रहे हैं जनाब कि NPT से भी मैं परे होना चाह रहा हूँ, क्योंकि NPT ने उसको कोई हेल्प आउट नहीं किया जब उस पर स्ट्राइक्स हो रही थी ईरान पे। और ईरान जो है उसके अंदर कहा जाए कि जनाब वहाँ पे कोई पॉलिटिकल चेंज आएगी, तो एज ऑफ नाउ दैट्स नॉट हैपनिंग। हम उसके कोई इंडिकेशंस, कोई इंडिकेटर्स हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अमेरिका हैज सेड दैट दे विल स्ट्राइक अगेन इफ उनको कोई भी इंडिकेशन मिलता है कि ईरान कैन गो फॉर लाइक न्यूक्लियर वेपन्स। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।